सवाल ये एनआरआई है और उसको अगर अपनी वसीयत बनानी है, सोल्यूशन क्या है? नहीं, आप एक एनआरआई हैं तो जो आप एक विल बना सकते हैं जिसमें इंडियन और फॉरेन एसेट्स हों, पर मैं उसकी सलाह नहीं देता। मैं आपको ये सलाह देता हूँ आप इंडियन एसेट्स की विल अलग बनाएं और फॉरेन एसेट्स की विल अलग बनाएं। अगर आपकी 3 कंट्रीज में एसेट्स हैं तो तीनों की विल सेपरेट बनाएं, एक विल में ना बनाएं, क्योंकि हर एक विल उस कंट्री के विल के कानून के अनुसार होनी चाहिए। इंडिया में विल का कानून अलग है, यूएस में अलग है, फ्रांस में अलग है, उस कानून को फॉलो करते हुए विल बनानी चाहिए। क्या मैं एक विल बना सकता हूँ? हाँ, आप पक्का बना सकते हो, पर वो कॉम्प्लिकेट करेगी चीज़ों को। अब दूसरी बात, मैं बहुत बार देखता हूँ, मेरे पे बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें एक यूएस सिटीजन है, राइट, उसने अपने पेरेंट्स को अपने पास बुला लिया यूएस में और वो उनके साथ रहते हैं। उसने क्या करा, यूएस में बैठकर इंडियन एसेट्स की पेरेंट की विल बनवा दी, राइट। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। वो बढ़ क्यों जाती है कि अगर एक यूएस में लिखी हुई विल को, चाहे वो खाली इंडियन एसेट्स के लिए हो, इंडिया में इंप्लीमेंट करना है तो प्रोसीजर ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। प्रोसीजर क्या है? पहले ये विल यूएस में प्रोबेट होगी, एसेट इंडियन है, वो प्रोबेट जब हो जाएगी तो उस प्रोबेट के डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल कराना पड़ेगा। अपोस्टाइल इज इंटरनेशनल नोटरी काइंड ऑफ थिंग, राइट, जो हेग कन्वेंशन में होता है। और वो अपोस्टाइल्ड आप इंडिया में भेजोगे और इंडिया में दोबारा प्रोबेट होगी, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब ये इंडिया में प्रोबेट होगी, आपके विटनेस कौन से होंगे? अगर आपने यूएस में विल बनाई वो भी यूएस के होंगे, उनमें से किसी एक को हो सकता है कोर्ट कहे कि तुम आके यहाँ पे गवाही दो। कितना मुश्किल काम है। अब इससे आसान काम क्या था, आप अपने इंडियन पेरेंट्स को इंडिया में लाकर विल लिखवाते और इंडिया में रजिस्टर करा देते। अब ये एक प्रोसेस बच जाता प्रोबेट का, यूएस प्रोबेट बच जाता। और क्योंकि ये इंडिया में आके विल बनी तो इसमें जो गवाह होंगे, विटनेस होंगे, वो मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन ही होंगे, तो इसको प्रोबेट कराना ईजियर होगा अगर प्रोबेट की जरूरत है। वैसे तो इंडिया में प्रोबेट की, जैसे हमने कहा, जरूरत खाली ओनली इन 3 सिटीज़ है, मुंबई, चेन्नई और कैलकाटा, क्योंकि ये इंडियन विल है इसलिए अब नहीं होगी। पर यूएस विल को तो आपको हर एक शहर में प्रोबेट कराना पड़ेगा, क्योंकि यूएस की विल को इंडियन कोर्ट कभी भी मान्यता देंगे ही नहीं अगर यूएस में लिखी गई है। तो अगर आपको विल बनानी है, जो कि आई एम नॉट अ बिग इन फेवर ऑफ विल, तो विल कोशिश करें कि इंडियन एसेट्स की विल इंडिया में ही लिखी जाए, इंडिया में ही रजिस्टर हो और उसके जो विटनेस हैं वो इंडियंस ही हो। ओके। और फॉरेन एसेट आप जिस देश में रहते हैं उसके कानून के हिसाब से विल बनाएंगे, तो 2 विल। अब इन 2 विल का रास्ता जो डॉक्टर दीपक जैन को पसंद है और सबसे बेस्ट रास्ता है वो बताएंगे, वो है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। तो अब मुझे ये बताइए, इस तरह जब आपको एनआरआई बच्चों को देना है, या आप खुद एनआरआई हैं, आपको कुछ संपत्ति अपने वहां बच्चों को देनी है, कुछ हो सकता है आपके कुछ रिश्तेदार भारत में होने देनी हो, ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा, और वो बेस्ट सॉल्यूशन है, राइट। तो सपोज मैं पहला केस लेता हूँ, आपके पेरेंट्स के पास कुछ प्रॉपर्टी है, आप यूएस सिटीजन हो, यूके सिटीजन हो, नॉन रेजिडेंट हो, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाते हैं जिसमें बोथ द पेरेंट्स बिकम द सेटलर। तो आपके माता और पिता दोनों सेटलर हो गए, वो ही ट्रस्टी हैं और वो ही बेनिफिशियरी हैं जब तक वो अलाइव है, राइट। और वो अपनी इस प्रॉपर्टी को या तो जीते जी ट्रांसफर कर देते हैं ट्रस्ट में, या विल बना देते हैं इन फेवर ऑफ द ट्रस्ट। दोनों तरीके। विल बनाने का फायदा क्या है कि उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में, रियल एस्टेट को। अगर आप जीते जी ट्रांसफर कराएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, कुछ स्टेट्स में स्टैम्प ड्यूटी बहुत कम है, कुछ में नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अब ये प्रॉपर्टी या तो उनके जीते जी या उनके मरणोपरांत ट्रस्ट में आ गई। अब टाइटल ट्रस्ट का हो गया। अब क्योंकि टाइटल ट्रस्ट का हो गया, पहली चीज़ तो आपको एस्टेट टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स से बचाव हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंडिया में है, आप एक ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं जो इस प्रॉपर्टी का देखभाल करे, और वो आपकी मर्जी पे अपॉइंट होने लगेगा। हम ट्रस्ट ऐसी बनाएंगे कि आप उसको हायर और फायर कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप देखिए, एक प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस में उसकी फिजिकल मेंटेनेंस तो करनी पड़ती है, पर उसकी लीगल मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। बहुत सारे कागज साइन करने पड़ते हैं, हाउस टैक्स जमा होता है, उसकी कभी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स उसके एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, तो वो सब आपने का ट्रस्टी कर देगा, तो आपके लिए वो ईज ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा। अब एक सिचुएशन लेते हैं कि बच्चे 3 देशों में बटे हुए हैं अलग अलग, एक पेरेंट है, उनके बच्चे अलग अलग देशों में बटे हुए हैं। अब इस प्रॉपर्टी को तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, पर ट्रस्ट में अगर होगी और उन तीनों को ट्रस्टी बना देंगे तो इसका ऑपरेशन बहुत आसान हो जाएगा। टाइटल ट्रस्ट के नाम है,
बैंक अकाउंट उसका ट्रस्ट का है, यूजर आईडी पासवर्ड से आप इंडिया वर्ल्ड में कहीं पे भी ऑपरेट कर दोगे अकाउंट को, तो कितना आसान हो गया ये, राइट। दूसरा फायदा इसका क्या है कि जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी होगी आपके बच्चों को, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ये दोबारा इसको रजिस्टर कराना करना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खाली बेनिफिशियरी चेंज करते जाएंगे ट्रस्ट में और ये ट्रांसफर होती जाएगी। तो आप उस सारी स्टैम्प ड्यूटी से बच गए, प्रोबेट के चक्कर से बच गए। तो बहुत अच्छा तरीका है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाना। आपको अपने पेरेंट्स को ज़रूर मोटिवेट करना चाहिए कि जो कुछ आपके पास है और आप हमें देना चाहते हैं, उसके लिए प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाएं इंडिया में। चाहे वो 10,000 रुपये से खोलें, अपनी विल कर दें इस ट्रस्ट के फेवर में, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र कर दें, जो बैंक अकाउंट्स एक्सेट्रा हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, और जो रियल एस्टेट है उसकी या तो विल बना दें या जीते जी ट्रांसफ़र कर दें, जिससे कि हमें ईज़ ऑफ इनहेरिटेंस आए और हमारे पे टैक्स लागू ना हो।